आप मुझे बताओ कि एक बंदा जो कॉलेज से निकल रहा है, वो कैसे करे? अगर उसे कोई स्टार्टअप करना है, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप कि वो क्या पहला स्टेप क्या ले? कहाँ से स्टार्ट करे? सबसे पहला तो बिट्स का जो स्टार्टअप कल्चर है वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे सीनियर्स के काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे हैं। सोनी लिव की वेबसाइट पे जाइए, आप एक इनिशियल फॉर्म भरिए जो इंटरेस्ट कैप्चर फॉर्म है बेसिकली। आप उसमें डिटेल भरेंगे, फिर उसके बाद हेलो ऑल, माय नेम इज अंकित और आज स्टार्टअप टॉकीज के इस एपिसोड पर हमारे गेस्ट हैं फ्यूल एग्रीगेटर स्टार्टअप नवगति के फाउंडर वैभव कौशिक। इन्हें आपने शार्क टैंक सीजन 2 में भी देखा होगा। ओवरऑल ही हैज मास्टर्ड द स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, दैट टू एट अ वेरी यंग एज ऑफ 23। देश की सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। So sit back and enjoy this amazing conversation about his journey and the startup ecosystem on our exclusive podcast, Startup Talkies. हेलो वैभव, वेलकम टू स्टार्टअप टॉकीज। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, ग्लैड टू बी हियर। अरे ऑल प्लेजर। यार 23 साल की एज और शार्क टैंक गए। 23 साल में तो आई थिंक कॉलेज से जो निकल के आ रहा है उसे कुछ आइडिया नहीं है कि आगे लाइफ में क्या करना है। आपने नवगति बना दिया, कैसे किया? तो क्या है कि नवगति की शुरुआत हमने कॉलेज में ही कर ली थी, अपने थर्ड ईयर में ही। तो तब से ये था कि नवगति पे ही काम करना है। एंड शार्क टैंक की एप्लीकेशंस आई थी सीज़न 1 की, तो हमने सोचा था कि हम अप्लाई करते हैं। बट फिर हमने सोचा कि यूजुअली जो D2C ब्रांड होता है उनके लिए फ़ायदा रहता है। हमने सोचा टेक कंपनीज़ के लिए शायद इतना सही ना रहे शार्क टैंक का। बट जैसे ही सीज़न 1 ख़त्म हुआ तो हमारे क्लाइंट्स बोलने लगे कि आप स्टार्टअप हो तो आप शार्क टैंक पे क्यों नहीं गए? एंड तब हमें लगा कि हमें शार्क टैंक के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमने सीज़न 2 के लिए भी अप्लाई किया एंड देन वी वर सक्सेसफुल एंड इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ जाके। बट जर्नी आपकी शार्क टैंक से तो स्टार्ट नहीं हुई। शार्क टैंक से पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा। तो ऑडियंस को पहले वो बताओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि यार शार्क टैंक गए, वहाँ से फंडिंग मिली और हाँ, ब्रांड बन गए और अपना काम स्टार्ट कर दिया। बट नहीं, उसके पहले की क्या जर्नी थी? आपका बैकग्राउंड क्या है? आप एक लेके चलो हमें। तो मैंने अपनी स्कूलिंग रायन ग्रेटर नोएडा से की है। वहाँ से मैं बिट्स पिलानी गया, व्हिच इज़ इंडियाज़ टॉप इंस्टीट्यूट। तो वहाँ गया एंड मैं अपने सेकंड ईयर तक अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। एंड फिर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है प्रैक्टिस स्कूल। तो मेरी इंटर्नशिप लगी नोएडा में। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, तो आधे घंटे का कम्यूट है। अब आई डोंट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, तो मैं एक कैब राइड लेता था डेली आधे घंटे के लिए। तो हर ड्राइवर एक ही चीज़ के बारे में बोलता था कि मैं पंप पे खड़ा रहता हूँ आधे घंटे, 1 घंटे, और मेरी 10% जो टाइम है वो तो इसी में चला जाता है कि पंप पे वेटिंग टाइम में ही पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तो मैंने बोला कोई ऐसा तरीका हो कि पता लग जाए किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है तो बहुत बढ़िया होगा। तो फिर हमने सोचा कि किसी ना किसी ने तो किया होगा, इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, किसी ने सॉल्व की होगी। बट फिर रियलाइज़ किया किसी ने सॉल्व नहीं किया है। तो वापस बिट्स गया, अपने दोस्तों से बात की, आलाप हु इज़ माय बैचमेट फ्रॉम बिट्स एंड आर्यन जो मेरा स्कूलमेट है रायन से, हम लोगों ने डिस्कस किया एंड फिर हमने कंपनी की शुरुआत की। बट वैभव, आई थिंक आपने जितना इसको ईजिली समझा दिया ना, आई थिंक इतना ईजी ये है नहीं। क्योंकि जब एक बंदा जो अपना स्कूलिंग ख़त्म करता है, कॉलेज पहुंचता है, कॉलेज से निकल के जब वो ग्रेजुएट हो गया और आगे उसे पता है कि हाँ, सामने एक जॉब है और एक दूसरा रास्ता है जो स्टार्टअप्स या फिर अपना एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, ठीक है? तो यार वो रिस्क कैसे वो ले कि हाँ, उसे स्टार्टअप करना चाहिए और यहाँ पे जॉब पड़ी हुई है जो उसे मंथली सैलरी देगी। तो ये कैसे आप? तो इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें थी। सबसे पहला तो बिट्स का जो स्टार्टअप कल्चर है, वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे सीनियर्स के काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे हैं, तो वो थोड़ा एक मोटिवेशन रहता है। प्लस बिट्स में जो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम था, तो नवगति सबसे पहली कंपनी थी जिसको इंक्यूबेशन और फंडिंग मिली। तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिला कि आपको एक्सटर्नल मनी मिल रहा है टू एक्चुअली पायलट एंड प्रोटोटाइप, अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए। तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिला एंड दूसरा फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। तो फैमिली को ये था कि देयर वाज़ नो प्रेशर, घर वाले ये नहीं बोल रहे थे कि आप जॉब में जाओ। एंड उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि क्योंकि वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जॉब ही करें ताकि वो सिक्योर्ड सॉर्ट ऑफ फ्यूचर माना जाता है। बट ये तो आपने कर दिया। आप मुझे बताओ कि एक बंदा जो कॉलेज से निकल रहा है, वो कैसे करे? अगर उसे कोई स्टार्टअप करना है, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप कि वो क्या पहला स्टेप क्या ले? कहाँ से स्टार्ट करे? तो एक जो सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम देखें तो उसके अराउंड सॉल्यूशन बनाएं।
आप कोई प्रोडक्ट ऐसा ना बनाए जो ज़बरदस्ती एक प्रॉब्लम के लिए को ढूंढ रहा है ना, लाइक बिल्ड अराउंड अ प्रॉब्लम। अब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग है ना ज़बरदस्ती का सोल्यूशन बना देते हैं और उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए। फाइंड आउट अ प्रॉपर प्रॉब्लम जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हों। अगर आपको आइडिया मिलता है तो देयर आर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल, आप उन स्कीम्स के थ्रू लाइक कुछ फंडिंग उठा के अपने लाइक आइडिया को टेस्ट कर क्या सकते हैं। स्कीम्स आप एक्सप्लेन तो करोगे? जैसे नवगति को बहुत फ़ायदा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का स्टार्टअप हब है, मेटी स्टार्टअप हब, जिन्होंने हमें टाइड 2.0 फंडिंग दी थी। तो टाइड 2.0 से क्या होता है कि आपको 4 लाख और 7 लाख की फंडिंग मिलती है, जिनको आप लेके अपने आइडिया को प्रोटोटाइप कर सकते हैं, पहला एक एमवीपी बना सकते हैं। वो एमवीपी बना के आप अपने जो भी पहला कस्टमर है उसको टैकल कर सकते हैं, इसके उसको लिए कोई क्रैक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? तो जो मेटी स्टार्टअप हब की स्कीम है उसमें पहले वाले में आइडिया स्टेज के लिए 4 लाख दे गिव यू, अगर आइडिया वायबल होगा। बेसिकली इंक्यूबेटर्स को आप पिच कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए एंड उसके थ्रू आप कर सकते हैं। प्लस स्टार्टअप इंडिया का एक वो सीड फंड स्कीम आई है जिसके थ्रू आप अप टू 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं फॉर अ गुड आइडिया दैट यू हैव। तो 20 सो लाख का ग्रांट होता है एंड अप टू 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट। सो एक आइडिया लेके आप जाओ गवर्नमेंट के पास और आपको फंडिंग मिल सकती है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, बट क्या इतना इजी है? हाँ, लाइक इतना ईज़ी है, लाइक अभी बिट्स के साथ मैं भी कुछ स्टार्टअप इवैल्यूएशन कमिटीज़ में हूँ, तो मेरे पास भी काफ़ी स्टार्टअप्स आते हैं, हम लोग लाइक बाई वीकली मीटिंग करते हैं और जाते हैं, वो स्टार्टअप्स आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि ये उनका आइडिया है। देयर आर वेरियस स्कीम्स जिसमें हम देखते हैं कि ये स्टार्टअप किस स्कीम में बेस्ट फिट होगा और हम उनके थ्रू उनको फंडिंग करते हैं। एंड लाइक आप स्टार्टअप्स की ग्रोथ देखिए, कुछ अभी वी हैव सेवरल स्टार्टअप्स इन द कंट्री, मतलब हर बच्चा अब जो ग्रेजुएट हो रहा है वो सोच रहा है कि मैं स्टार्टअप करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता हूँ एज अपोज टू कहीं जाके एम्प्लॉय बनूँ। तो वो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की भी लाइक बहुत अच्छी स्कीम्स हैं एंड इंक्यूबेटर नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। बट वैभव, अगर हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, आपने बता दिया कि जिस तरीके से आपने बताया, आई थिंक ऑडियंस को लग रहा हो कि वो बहुत ईजी रहा है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी है। तो आप पहले तो आप डिफ़िकल्टीज़ भी हमारे साथ शेयर करो कि क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक नवगति या फिर कोई भी एक स्टार्टअप, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें या किसी भी सेक्टर में, सो हर्डल्स कहाँ पे आते हैं? तो जैसे नवगति का एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हैं, हम एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में। किसी ने कभी वेटिंग टाइम के लिए कोई ऐप यूज़ नहीं की है, बट आप सीएनजी में देखेंगे, जहाँ पे भी देखेंगे पंप, सबसे पहले कोई सीएनजी के बारे में सोचेगा तो वेटिंग टाइम्स आएंगे। तो अब वो वाली प्रॉब्लम के लिए हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जहाँ कोई और कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सेक्टर काफ़ी मुश्किल है, राइट? हम लोग ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, हमें सबसे पहला अपना क्लाइंट क्रैक करने के लिए 2 साल लगे हैं। तो वो 2 साल का पीरियड ऐसा था कि आपको जब तक कमिटमेंट ना मिले अपने क्लाइंट से, तब तक आपका वो पूरा प्रोडक्ट वैलिडेट नहीं हुआ है। बट व्हाट मोटिवेट्स यू यार कि आप 2 साल तक लगे हुए हो, कहीं से कुछ पैसे नहीं आ रहे, कुछ बन नहीं रहा, तो उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मतलब मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है वो ये रहा है कि व्हेन आई गो एंड मीट विद से दीज कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज है, डीलर्स हैं, तो जब आप उनको ये प्रोडक्ट समझाते हो, उनको दिखाते हो, आप ये ऑफर करते हो, तो क्लाइंट के मन में ऐसा होता है कि यार ये तो जादू है। एंड वो जो मतलब उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देख के मुझे बहुत मजा आता है ना, कि लाइक कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप एग्जिस्टिंग कैमरास और डिस्पेंसर इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने इंसाइट्स दे सकते हो। तो जैसे ही उनको आप ये बताते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है ना? तो आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स। तो हर कंपनी के पास जाके ये लगता है कि हज़ारों करोड़ों की कंपनियाँ हम जैसे बहुत ही छोटी कंपनी को इंटरेस्ट कर रही हैं विद कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, तो वो जो वैलिडेशन मिलता है वो बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहता है। एंड जो हमारी ऐप है, अब उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। हर रोज़ लाइक मैं जो भी कस्टमर के रिव्यूज़ आते हैं, फीडबैक आता है, मैं हर रोज़ सुबह 8 बजे उनकी ईमेल्स पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर, है ना, ये आप सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द ऐप इज़ फ्री, तो कोई भी यूज़ कर सकता है ऐप को। तो उससे बहुत अच्छा लगता है कि हम एक्चुअली लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट अब हम अगर शार्क टैंक की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि शार्क टैंक का सीज़न 3 स्टार्ट होने वाला है, नए जजेस भी आ गए हैं और प्रोसेस भी शायद शुरू हो गया है। तो एक बार ऑडियंस को आप बताओ, क्योंकि आप जा चुके हो, आपने वहाँ से फंडिंग रिसीव की है। आप बताओ ऑडियंस को कि क्या प्रोसेस है, कि अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप? तो हमारे टाइम पे जो प्रोसेस था वो मैं बता सकता हूँ, मुझे सीज़न 3 का आइडिया नहीं है। बट मेरे टाइम पे प्रोसेस ये था कि आप सोनी लिव की वेबसाइट पे जाइए, आप
एक इनिशियल फॉर्म भरिए जो इंटरेस्ट कैप्चर फॉर्म है बेसिकली। आप उसमें डिटेल भरेंगे, फिर उसके बाद वो स्क्रीन करेंगे स्टार्टअप्स को, फिर बुलाएंगे आपको 5 पेज का एक फॉर्म भरने के लिए। उसमें आप और कंपनी की डिटेल्स डालेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, कौन से क्लाइंट्स हैं, किस हिसाब से, लाइक बेसिकली ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द कंपनी कि क्या क्या करते आ रहे हैं आप लोग। फिर अगर आप उस स्टेज से भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर एक थोड़ा और लेंदी फॉर्म आता है अबाउट 15 पेजेस का, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स मांगते हैं वो, कि शेयर होल्डिंग क्या है, फाउंडर्स कितने हैं, आपस में कैसे जानते हैं एक दूसरे को, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे। फिर उसके बाद द टॉप फ्यू स्टार्टअप्स को वो बुलाते हैं अपने इन पर्सन इंटरव्यू के लिए। वो इन पर्सन इंटरव्यू मेजर मेट्रो सिटीज़ में होता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, वो सारी जगह इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जिसमें आप सोनी वाली टीम के साथ और आपके पर्टिकुलर स्टार्टअप से रिलेटेड एक एक्सपर्ट भी होते हैं वहाँ पे, जो आपके स्टार्टअप को स्क्रीन करते हैं। तो जैसा आप वहाँ पे शार्क टैंक पे टीवी पे पिच करते हैं, वैसे ही आप एक पिच करेंगे अबाउट 1 से 1.5 घंटे की, और उसमें आपको पता लगेगा कि मतलब पूरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, ऑन कैमरा रिकॉर्ड होता है ये सारा। तो जो स्टार्टअप्स फाइनली उसको भी, उस लेवल को भी क्रॉस कर लेते हैं, उनको वो शूट के लिए बुलाते हैं बॉम्बे में। तो लाइक हम लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो सो आपने ये सारे प्रोसेस क्रैक किए और देन यू वर ऑन शार्क टैंक सीजन 2। तो जो फाइनल स्टेप होता है उसमें आप सीधे, मतलब 3 दिन का प्रोसेस होता है। पहले 2 दिन आपको वो जो, क्योंकि पहले 3 मिनट आपको हिंदी में बोलना होता है, एंड अगर आप किसी लाइक स्टार्टअप को अभी देखेंगे तो हर स्टार्टअप को आदत रहती है इंग्लिश में वीसीज को, एंजल्स को पिच करने की। तो लगातार 3 मिनट हिंदी में बोलना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं हो रही हो। नहीं, तो यहाँ पे एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश का मिक्स चल रहा है, राइट? तो वैसे वहाँ पे यू हैव टू स्पीक लाइक कंटिन्यूअसली, आपको 3 मिनट हिंदी में बोलना होता है। तो उसकी लाइक आप रिहर्सल करते हैं पहले 2 दिन। तीसरे दिन आप डायरेक्टली शार्क्स के सामने चले जाते हैं। जैसे हमारे केस में हमारा पूरा जो पिच था शार्क्स के सामने, वो 2.5 घंटे चला। सो आप प्रिपेयर कैसे करते हो? ये कोई स्क्रिप्ट क्या शार्क टैंक से मिलती है या फिर आप उसको प्रिपेयर करते हो, कैसे नहीं, करते नहीं, हो? तो जो पहली 3 मिनट है, वो हमें हमारे स्टार्टअप से रिलेटेड लाइक परफेक्ट करना होता है कि ये 3 मिनट में ऑडियंस को, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड टाइम होता है। आप बोलेंगे उसमें आपको शार्क्स बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे आपको लगातार हिंदी में परफेक्ट तरीके से वो पूरा अपने स्टार्टअप का ओवरव्यू देना है। जैसे आप अभी टीवी पे भी देखते हैं तो जो इंट्रोडक्टरी होता है 3 मिनट, वो टाइम आपको प्रिपेयर करना होता है। ऑल दैट मतलब सब लोग स्टार्टअप्स खुद ही करते हैं। और फाइनल वाले उसमें आप बस शार्क्स के सामने चले जाते हैं, एंड यू नो देयर इतने सारे कैमरास होते हैं, उनके सामने जाके पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फाइनली कट होके तो आपको 10-12 मिनट का ही दिखता है टीवी पे, बट हमारे केस में 2 ढाई घंटे चला। तो उसमें आपकी सारी कंपनी की डिटेल्स, कि आपस में फाउंडर्स कैसे जानते हैं, बोर्ड्स में मार्क्स कितने थे, सारी डिटेल्स आप अच्छा, बोर्ड्स के मार्क्स भी। जैसे हमारे केस में इट इज मोर अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना, कि क्यूइंग रिलेटेड है, वेट टाइम रिलेटेड है। तो ये सब मतलब हर इन्वेस्टर, बाकी इन्वेस्टर भी हमसे पूछते हैं कि आपस में आप फाउंडर्स एक दूसरे को कैसे जानते हैं। फिर एक चीज़ होती है पेडिग्री, क्या है फाउंडर्स की, कौन से कॉलेज से आए हैं, क्या पढ़ा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म करेंगे। ये आपने क्वेश्चन बहुत सा यहाँ पे एक रेज कर दिया कि क्या ये कितना मैटर करता है कि क्या आईआईटीज आईएम्स का जो टैग लेके शार्क टैंक पे, या जो स्टार्टअप फाउंडर्स जो दिखाते हैं कि आईआईटी से है, आईएम से, कितना मैटर करता है कॉलेज? तो सी मतलब अगर अच्छा आइडिया है, अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैटर नहीं करता है। बट मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है बिकॉज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, तो जो एक्सेस है नेटवर्क का, वो बहुत बढ़िया होता है। तो जो आपका एलुमनाई नेटवर्क है, उससे आपको अगर कोई इनसाइट्स चाहिए, आपको अगर ये जानना है कि अगर जैसे लीगल साइड पे आपको हेल्प चाहिए, अकाउंट साइड पे आपको हेल्प चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी ऐसे फाउंडर्स हैं, आपके ही सीनियर्स, जो ये पूरे प्रोसेस से जा चुके हैं। अगर आपको मार्केटिंग क्रैक करनी है, आपको जानना है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में हम मार्केटिंग कैसे करें, तो आपको कुछ सीनियर ऐसे मिलेंगे जो वो पर्टिकुलर स्टार्टअप सेक्टर में मार्केटिंग करते आए हैं, आगे हेल्प कर सकते हैं। तो वो सेक्टर स्पेसिफिक इनसाइट्स जो हैं वो आपके नेटवर्क से ही आता है। तो यू मीन कि कॉलेज आपको नेटवर्किंग बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, अगर स्कूलिंग की बात करें, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ लैक करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे? तो मतलब मैं तो बस अपने ही कॉलेज का बता सकता हूँ कि काफ़ी बढ़िया रिसर्च का माहौल है। नहीं, अगर हम स्कूल लेवल पे हुँ, आते हैं, ठीक है, जैसे ओके। प्राइमरी की स्कूलिंग से लेके, उसमें क्या लगता है आपको कि क्या हम हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लैक करता है कि हमें फाइनेंस पढ़ाया जाए, हमें हुँ। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए? तो मतलब आई कांट कमेंट ऑन दैट। मेरे केस में ऐसा रहा है कि लाइक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं,
उसमें मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। कौन से स्कूल से आप? राइन इंटरनेशनल से हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी डिबेटिंग लाइक कॉम्पिटिशन में गया हूँ, मॉडल यूनाइटेड नेशंस काफ़ी अटेंड किए हैं, तो लाइक यूजुअली आदत रहती है टू बी फोर्थकमिंग, लाइक डिबेटिंग में आप बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्ड हो जाती हैं। बट अगर आप ये मान के चलें कि आपको स्कूल में ही ये सारी चीज़ें एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स टाइप में कराई जाए तो लाइक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बट आई डोंट नो कि कितना वो सक्सेसफुल होगा। जैसे मेरे केस में भी मुझे नहीं पता था कि जब इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं तो टर्म शीट क्या होता है। सब चीज़ें लाइक करते करते ही सीखते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पहले कोई पढ़ा देगा तो आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। वो तो बुकिश नॉलेज इज लाइक डेफिनेटली नॉट द वे टू प्रोसीड। आपको जैसे बिट्स में हमारे साथ क्या होता था कि न्यू वेंचर क्रिएशन एनवीसी कोर्स होता है, तो उसमें आप 6 महीने कोई भी एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर सकते हैं और आपकी ग्रेडिंग उसी के अराउंड होगी। तो वैसा कुछ अगर आपको एक्सपीरियंस स्कूल में मिल सके तो लाइक काफ़ी वेलकमिंग मूव होगा वो, बट आई एम नॉट श्योर वो कैसा चलेगा, क्योंकि मेरे आप अग्री करते हो कि हाँ कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए, प्राइमरी स्कूलिंग से ही होना चाहिए, बिकॉज स्कूल में ही जब आप 10th 11th 12th में जब होते हैं ना तो आप कुछ डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे को आगे ये करना है, बट कॉलेज में जाके वो चीज़ आई थिंक थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि आप जो आप सोच के आए हो 11th 12th के बाद से वो आप वहाँ से फिर डाइवर्ट हो स्टार्टअप्स की तरफ या कुछ भी करो, तो आई थिंक स्कूलिंग में ये चीज़ जैसे इंक्लूड होनी चाहिए। लाइक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो 11th 12th में अभी रहता है ना कि लाइक पीपल वांट टू गो टू से द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, तो वो वाली चीज़ तो है ही अभी भी, है ना, वो दैट डिवाइड इज ऑलरेडी देयर। वहाँ पे जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाके एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज लोगों का अभी भी ये मानना है कि आप अच्छे कॉलेज में चले गए तो एक सेफ्टी नेट बन जाता है और उसके आगे आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो स्कूल टाइम पे अभी भी लाइक मेरे जो जूनियर्स हैं उनका भी यही है कि +2 में द फोकस इज के लाइक अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे कॉलेज में जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें फिगर आउट होंगी। बट आप भी लाइक न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि काफ़ी स्कूल वाले बच्चे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं टू सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, और वो बहुत बढ़िया है। बट ये नहीं चाहिए कि लाइक जो उनका फन वाला टाइम है वो इसमें चला जाए, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस दोनों चीज़ों के बीच में। अमन गुप्ता एंड अमित जैन, ठीक है, इन्वेस्टर्स नवगति में क्या रोल प्ले कर रहे हैं अभी और कैसे हेल्प किया है इन्होंने आगे, और आप ये भी समझा दो थोड़ा ऑडियंस को कि वहाँ से फंडिंग मिलने के बाद का प्रोसेस क्या होता है कि फंड्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बाद से उनका क्या रोल होता है आगे स्टार्टअप्स के अंदर। तो लाइक कोई भी एंजल इन्वेस्टमेंट की तरह आप इसको मान के चलिए कि अगर आपकी कैपिटल पे कोई इन्वेस्टर आता है, एंजल आता है, तो आपको एक्सेस मिल जाती है कि आप सीधे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए, एंड आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो बैठ के आपके लिए आपकी कंपनी बिल्ड नहीं करेंगे। लाइक काफ़ी लोगों के इसमें मिसकंसेप्शन रहता है कि मैंने अगर किसी से इन्वेस्टमेंट लिया तो वो आके लाइक हैंड होल्डिंग करेंगे, ऐसा लाइक सेंस नहीं बनाता है। कंपनी आपकी, आइडिया आपका है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। एंड जैसे हमारे केस में क्या रहा है कि बोथ अमन एंड अमित हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। उनकी रेलेवेंट टीम से कनेक्ट किया हुआ है हमें कि अगर हमें कहीं पे हेल्प चाहिए, जैसे मार्केटिंग साइड पे हेल्प चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिल्ड आवर ओन मार्केटिंग प्लान, तो हम कर सकते हैं। अमित के साथ बिकॉज कार देखो हैज़ अ लॉट ऑफ सिनर्जीज विद नवगति, ऑटोमोटिव सेक्टर में है, तो उससे काफ़ी हद तक इवन टेक टीम का काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो उनके सीटीओ से भी हैड मल्टीपल सेशंस, अगर हमें क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है तो उनकी टीम हमें हेल्प कर देती है। तो मोर ऑफ एन एडवाइजरी वाला रोल रहता है एज अपोज टू हैंड होल्डिंग वाली चीज़, जो लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, लाइक काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स डिसएग्री करेंगे। हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी कंपनी आप खुद बनाइए, आपको जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए होगा वो आप डेफिनेटली अपने एंजल्स मेंटर्स से ले सकते हैं। लाइक ऑडियंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहती है, वो ये कि आप चेक आपके हाथ में आया, आगे आप क्या कर रहे हो उसके बाद, कैसे चेक आ गया, उन्हें लग रहा है कि हाँ चेक आ गया, पैसे आ गए, नहीं ऐसा तो नहीं होता। नहीं, तो ऑब्वियसली लाइक वो तो आपको पता है कि दैट इज अ डिफरेंट चेक है ना, वो जो कहीं आप कोई अवार्ड जीतते हैं तो वो चेक जो बड़ा वाला चेक आता है वैसे वाला चेक है, दैट इज जस्ट अ नोशनल चेक। द फाइनल प्रोसेस ऑब्वियसली स्टार्ट्स आफ्टर द शूट इज डन। तो क्या प्रोसेस होता है, कैसा? तो हर कंपनी, हर इन्वेस्टमेंट के केस में लाइक सिमिलर प्रोसेस रहता है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन द कंपनी, तो व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। मैं ये चीज क्लियर जैसे कर दूं कि ऑडियंस है ना ये इन्वेस्टमेंट और ये सब टर्म से आई थिंक रिलेट कर पाएगी, बट उन्हें इतने क्रिटिकल टर्म्स समझ नहीं आते कि हाँ, तो आप थोड़ा ठीक है फ्लो में ले तो मैं आपको कैसे। हाँ तो बताता हूँ कि क्या होता है कि जैसे आप किसी इन्वेस्टर से मिले, शार्क टैंक हो या कहीं और हो, आप किसी इन्वेस्टर से मिले, आपने उनको आइडिया पिच किया और उनको आइडिया अच्छा लगा, तो इनिशियली आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ ठीक है, दोनों पार्टीज अलाइंड है, मतलब दोनों इन्वेस्टर और आपका स्टार्टअप
कोई बीच में सिनर्जी दिख रही है और आप आगे जाके लाइक साथ में काम करना चाहेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप गए उनसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, इन्वेस्टर ने बोला ठीक है हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये पहला स्टेज होता है। इसके बाद आता है टर्म शीट का, कि जिन स्टार्टअप ने कभी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया है तो टर्म शीट्स साइन होती हैं कि ये वाली टर्म्स पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम पैसा तो लगा रहे हैं बट ये हमारी राइट्स हैं। बेसिकली आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास कुछ राइट्स होती हैं, वो उसमें डिटेल्ड होती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना परसेंट, इतना पैसा डाल रहे हैं इतने परसेंट शेयर होल्डिंग के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है कि जो स्टार्टअप क्लेम कर रहे हैं चीज़ें, या स्टार्टअप की जो ऑर्डर्स हैं वो किस हिसाब से हैं, टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी डिटेल्स होती है, फाइनेंशियल, लीगल, ऑल ड्यू डिलिजेंस होती है। ड्यू डिलिजेंस से बस देखना कि जो भी स्टार्टअप्स अभी क्लेम करते हैं, है ना, वो सही है या नहीं है, तो मतलब जीएसटी रिटर्न्स फाइल्ड है या नहीं, और वो सारी चीज़ें होती है जो बहुत कॉमन है। क्योंकि ये परसेप्शन है ना कि उन्हें ऑडियंस को ये लगता है कि हाँ शार्क टैंक पे गए और वहाँ पे कुछ भी बताया, हमने पिच किया और इन्हें तो मिल गई वैल्यूएशन, मिल गई इन्हें, चेक मिल गया। तो क्या इसके पीछे कुछ चेक, रियलिटी चेक होता है कि हाँ क्या स्टार्टअप सच में ये कर रहे हैं या फिर जो वो सामने बता तो रहे हैं? पहले भी होता है शार्क टैंक पे, फाइनल पिच होने से पहले भी लाइक आप मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू जा रहे हैं, तब भी ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स चेक होती हैं। बट वो क्योंकि वो कैमरे के पीछे है तो जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पा रही इस चीज को, आई थिंक। तो वो ऑब्वियसली रहता है क्योंकि आपको तो बस वो 10-12 मिनट ही दिख रहे हैं, राइट। तो वही फिर ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है, फिर वो एग्रीमेंट साइन होते हैं एंड आपको लाइक यू गेट मनी इन द बैंक, और उसके अराउंड आप शेयर्स इशू कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। सेम प्रोसेस है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, बस शार्क टैंक में वो जो पिचिंग सेशन है वो आपका टीवी पे दिख रहा है और कोई फर्क नहीं है। तो अभी तक आपने कितने फंड रेज कर लिए हैं? तो वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट आपको लाइक और डिटेल्स सून। लाइक शार्क टैंक के बाद कितने राउंड्स? शार्क टैंक से पहले भी लाइक वी वर इन द मिडल ऑफ अ फंड रेज, तो शार्क टैंक वाज अ पार्ट ऑफ आवर सीड राउंड, जिसके लिए अभी वी हैव रिसेंटली अनाउंस्ड कि ऑल इन कैपिटल हैज लेड द राउंड अलोंग विद मैपमा इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड डीएसटी। आई थिंक मैपमा इंडिया ने अभी लास्ट वीक ही इन्वेस्ट किया है। नहीं, तो ऑल इन कैपिटल, मैपमा इंडिया, डीएसटी, मेटी एंड फ्यू एंजल्स हैव इन्वेस्टेड इन द सेम सीड राउंड। बट वैभव, अब एक चीज़ के बारे में बात करें जिसमें मेरा भी बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो ये कि वैल्यूएशन का जो ये बबल बना हुआ है, ठीक है, आपका क्या टेक है कि बूटस्ट्रैप क्यों नहीं हो पा रहे हैं बिजनेसेस, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं और सब वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, आपका क्या टेक है? तो मतलब आज से 2 साल पहले अगर हम ये डिस्कशन कर रहे होते तो यू नो इट वुड हैव मेड सेंस, बट आज क्या है कि वो सारा यू नो लाइक अब रियलिटी चेक्स हैं सब जगह, है ना। लाइक अगर कोई कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं तभी वो फंड्स ले पा रहे हैं, जैसे वो फंडिंग विंटर की बात चल रही है सब जगह, राइट। तो जो अनसस्टेनेबल बिजनेसेस हैं उनको डिफिकल्टी हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फंड्स, बट जो लाइक स्टार्टअप्स विद क्लियर नीड है कि ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बट अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं उन्होंने वैल्यूएशन गेम अप किया और एक जगह पे आईपीओ ले आके और आई थिंक एग्जिट दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो उस पर क्या टेक है कि अब क्या चीज़ें बदल गई हैं? तो क्योंकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम से आते हो तो आई थिंक आपको ये चेंजेस ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो मैं काफ़ी अर्ली स्टेज फाउंडर हूँ, तो आई डोंट नो दी आईपीओ वाला स्टेज, वी विल hopefully be there in the next 3 to 4 years. We like our dream is to list the company on the National Stock Exchange. तो but right, क्या है कि like वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। स्टार्टअप्स हैव बीन फोकसिंग ऑन ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, है ना। आप लाइक स्टार्टअप को ग्रो करते जाएंगे और यूजर्स लेते जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, एंड उसके बाद आप मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी फिगर आउट करेंगे। बट अभी द फोकस इज मोर ऑन सस्टेनेबल बिजनेसेस के आप हर ऑर्डर पे, जैसे हमारा B2B SaaS है, तो आप हर ऑर्डर पे लाइक क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए और अपने लिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम मेंटोरशिप की बात करते हैं, वो हर फील्ड में आपको चाहिए होता है। अगर मैं जर्नलिज्म की फील्ड की बात करूँ तो मेरे भी कोई मेंटोर हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। स्टार्टअप्स के साथ ये कैसे काम करता है? एज अ फाउंडर आपका कोई मेंटोर है क्या? तो राइट, यू नो मेंटर्स, रोल मॉडल्स, सबको ज़रूरत होती है उनकी। तो मेरे केस में क्या है कि जो मेरे मेंटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की कंपनी बनाई है या बहुत बड़ी कंपनीज लीड की हैं। तो मैं बस लाइक अमन गुप्ता, अमित जैन आर देयर ऑलरेडी। बाकी वी हैव पीपल हु हैव क्रिएट लाइक लेड वेरी लार्ज
फिनटेक कंपनीज। तो वही जैसे और डिस्क्लोज करेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, विल लेट यू नो कौन से एंजल्स हैं साथ में। तो ये सभी लोग, लाइक द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इन एंजल्स को से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वीसीज का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट एंजल से ये फायदा रहता है, आप सीधे उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि इस चीज़ में मुझे दिक्कत आ रही है, आप, मुझे पता है कि आप भी सेम ही चीज़ से गुजरे हैं, तो आप मुझे इसमें हेल्प कर दीजिए। तो वो काफ़ी बढ़िया एक्सेस पॉइंट रहता है हमारे लिए। तो बिट्स इतना के, इजी एक्सेस है आपके पास, मतलब हाँ, ओके। लाइक सभी लोगों के लिए, इवन बिट्स के जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे पीपल जिन्होंने ऑफ बिजनेस कंपनी स्विगी बनाया है, बिग बास्केट बनाया है, ये सब बिट्सियन सीनियर्स हैं। तो इनको वी कैन डेफिनेटली बिट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कनेक्ट करा सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एंड ऑब्वियसली लाइक इन अभी आपको पता है कि सब लोग प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो सभी लोगों के रोल मॉडल हैं ज़ीरोधा फाउंडर्स, जिन्होंने एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी को इतने बढ़िया मुकाम तक लेके गए हैं। तो हमारे केस में बिट्सियन सीनियर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनीज बनाई हैं। जैसे मेरे एक सीनियर है जिन्होंने ग्रे ऑरेंज कंपनी बनाई है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में है। तो वो भी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं B2B साइड पे। एंड आई थिंक वैभव, आप एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स हो अभी हमारे ऑडियंस को ये बताने के लिए कि जिससे भी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या जो सोच रहा है, जिसके पास एक आइडिया है, ठीक है, उसको आप एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दो कि वो क्या करे, कैसे स्टार्ट कर दे बस। तो सी, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। आपके पास लाइक अब कोई बहाना नहीं है ये वेट करने के लिए कि नहीं ये सही टाइम नहीं है। आपके पास सब चीज़, आपके पास एक्सेस है रिसोर्सेज का, फंडिंग का, एंड लाइक सभी लोग, दिस इज द डेकेड ऑफ स्टार्टअप्स, है ना। पहले लोग सोचते थे कि, है ना, लाइक MNCs में काम करना है ना, सिविल सर्विसेज में करना है। अभी बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको ये दिख रहा है कि हर कोई स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहता है, एंड राइटली सो। लाइक ज़रूरत है हमें और एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स की एज अपोज टू एम्प्लॉयज़ की। तो अगर आप वैसा कर सकते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। आप नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को कांटेक्ट कीजिए और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका बेनिफिट लीजिए, या आप जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स आपके विसिनिटी में है, आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से, आप उनको रीच आउट कीजिए, देखिए उनकी जर्नी कैसी है। अगर उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो आप उसी साइड पे स्टार्ट कीजिए। ग्रेट, आप भी कुछ इंस्पिरेशन से कम नहीं है। थैंक यू सो मच वैभव अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी आपकी बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी, उन्हें समझ आया होगा कि हाँ, स्टार्टअप्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। और एक 23 साल के लड़के से ये बातें सुनना, मतलब मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी उतना इंस्पायरिंग लगा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।